एक भयानक, जिससे लोगों के कान कांप जाए वैसी हंसी पूरे गांव में गूंजती है। ये खूंखार आवाज सुनकर गांव वालों के दिल में मौत का डर समा जाता है। सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच वो तमोव्रत का भूत वापस लौट आया है। रात के 1 बज रहे हैं। भैरवपुर गांव के सुनसान जंगल से 2 लड़के गुजर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई घर, ना कोई इंसान, बस एक खौफनाक सा सन्नाटा। रात के 1 बज रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम अपने गांव कैसे पहुंचेंगे। तभी दूर जंगल के बीच एक आग की लौ दिखती है। वो देखो, आग जल रही है, पक्का वहां कोई घर होगा। हाँ चलो, रात भर वहीं रुक जाएंगे, फिर सुबह अपने गांव निकल जाएंगे। ये दोनों अंधेरे में उस आग की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों लड़के उसी आग के पास पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि एक टूटा फूटा खंडहर घर है। अंदर आग चल रही है। दोनों दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कोई है क्या? अंदर चलकर देखते हैं, कोई तो होगा, आग जल रही है। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखते हैं, एक अग्निदंड बिना किसी सहारे के बीच घर में खड़ा है। उसमें आग की लपटें चल रही हैं। उन्हें देखते ही एक खूंखार हंसी गूंजती है, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। भागो, ये तो राक्षस है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आवाज में मौत का आलम छुपा है। तुम दोनों अब कहीं नहीं जा सकते। हमें छोड़ दो। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। बोलो, क्या शर्त है? तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। कौन सा काम? मुझे धन चाहिए। गांव से सोना चांदी गहने चुरा कर मेरे पास लाओ। अपनी जान बचाने के लिए दोनों लड़के राक्षस की बात मान लेते हैं। राक्षस के साथ जैसे कि वो दोनों उसके गुलाम हों। उसके पीछे पीछे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे आगे राक्षस, पीछे पीछे ये दोनों लड़के गांव के घर घर में चोरी करते हैं। सोना चांदी धन सब इकट्ठा करके राक्षस के हाथों में दे देते हैं। चोरी करते करते रात के 3 बज जाते हैं। आपने जो कहा, हमने धन इकट्ठा करके आपको दे दिया, अब हमें घर जाने दीजिए। ये सुनते ही राक्षस एक खूंखार हंसी हंसने लगता है। उसकी आवाज से रूह कांप उठती है। अभी तो और काम बाकी है। और कौन सा काम? चलो, मेरे खेत में काम करो, मेरी फसल सूख रही है। राक्षस दोनों लड़कों को अपने खेत ले जाता है, जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। देखो, मेरी फसल सूख गई है, पानी चाहिए। जाओ, पास की नदी से पानी लाकर इसमें डालो। राक्षस के आदेश पर दोनों लड़के फसल में पानी देना शुरू कर देते हैं। थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें रुकने नहीं देता। इतना काम करते हैं कि उनकी जान निकलने लगती है। फिर भी राक्षस का जुल्म नहीं रुकता। इतना कम पानी क्यों ला रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। राक्षस उन्हें और पानी लाने का आदेश देता है। दोनों इतना थक जाते हैं, आखिर में वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उठो, उठो, अभी तो बहुत काम बाकी है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरा धनवान बनने का सपना टूट जाएगा। जब दोनों नहीं उठे, तो राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो उन्हें मार देता है और उनका खून चूस लेता है, जैसे कोई पिशाच हो। सुबह होती है। तमोव्रत के खेत में 2 लाशें पड़ी मिलती हैं। दोनों बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने उनका सारा खून पी लिया हो। गांव में शोर मच जाता है। कल तक तो मेरा खेत सूखा था, ये इतना पानी कहां से आया? हाँ, रात में तो बारिश भी नहीं हुई।
तांत्रिक लाशों को गौर से देखता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पिशाच ने इन्हें मारा हो। ये किसका खेत है? ये तमोव्रत का खेत है तांत्रिक जी। मैं इन्हें जानता हूँ, ये दोनों चोर हैं। कल मेरे घर चोरी करने आए थे। मैंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये भाग गए। लेकिन मेरे गहने कहाँ हैं? मेरा धन कहाँ गया? ये सब सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि तमोव्रत सच में लौट आया है, अपनी शैतानी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तमोव्रत वापस आ गया है। वो कैसे आ सकता है तांत्रिक जी? पंडित जी ने तो उसे बांध दिया था। पंडित जी से कोई गलती हुई होगी, इसीलिए तमोव्रत अपनी बची हुई इच्छाएं पूरी करने लौट आया है। गांव वालों, संभल कर रहना। गांव की कुछ लड़कियां जलाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां लाने जाती हैं। वहां वही अग्निदंड पड़ा हुआ है जो रात में राक्षस बन जाता है। पुतुल उसे जलाने के लिए लकड़ी समझकर घर ले आती है। रात के 9 बज चुके हैं। घर में सभी खा पी रहे हैं। तभी पुतुल को घर में आग की लपटें दिखाई देती हैं। अरे, लगता है घर में आग लग गई। पास जाती हैं तो देखती हैं कि बाकी लकड़ियों में आग नहीं, बस एक ही लकड़ी है जिससे आग की लपटें उठ रही हैं। वो लाठी अपने आप खड़ी रहती है। ये देखकर वो डर से कांप उठती हैं। पानी डालती हैं लेकिन आग नहीं बुझती। तभी एक भयानक हंसी गूंजती है और राक्षस दिखाई देता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? राक्षस नजदीक आता है और पुतुल की मां के शरीर में भी आग लग जाती है। वो जलकर राख हो जाती हैं। राक्षस पुतुल की तरफ बढ़ता है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने ही मेरी साधना स्थल का राज सबको बताया था। लेकिन पुतुल जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। गांव के सभी लोग पुतुल के घर इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी मां की जली हुई लाश देख रहे हैं। तांत्रिक जी, कल मैं जंगल से कुछ लकड़ियां लाई थी। उनमें से एक लाठी में रात को अचानक आग लग गई। वो अपने आप चल रही थी और एक डरावनी हंसी के साथ मेरी माँ को मार दिया। समझ गया, वो राक्षस है। तमोव्रत अब राक्षस के रूप में लौट आया है। लेकिन मैंने तो उसे मंत्रों से बांध दिया था। अंतिम संस्कार के वक्त अग्निदंड जलाया था। नहीं, वो जलाना भूल गया। शास्त्रों में लिखा है, अगर अग्निदंड नहीं जलाया गया तो वो राक्षस बन जाता है। इससे बचने का क्या उपाय है तांत्रिक जी? वो रात में फिर आएगा। गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि कोई भी आग नहीं जलाएगा। जब वो आए मैं उसे पकड़ लूंगा। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि रात में कोई आग नहीं जलाएगा ताकि तांत्रिक राक्षस को पकड़ सके। रात का वक्त है। गांव में एक भी दिया नहीं जल रहा। अंधेरा इतना घना है कि रूह कांप जाए। सभी डर से थर-थर कांप रहे हैं। पता नहीं राक्षस कब आ जाए। तांत्रिक घात लगाए बैठा है, राक्षस का इंतजार कर रहा है। तभी दूर से आग की लपटें गांव की तरफ बढ़ती दिखती हैं। तांत्रिक के साथ गांव वाले उस आग की तरफ बढ़ते हैं। दिल में डर समाया है। तांत्रिक भभूत लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम प्रेत आत्मा बंधती। रुकिए तांत्रिक जी, मैं रघु हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, हाथ में लोटा देख के भी पूछ रहे हैं, लोटा लेकर खेत क्यों जाते हैं लोग? बातें चल ही रही होती हैं कि जंगल से राक्षस दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। वो रघु पर हमला कर देता है। रघु अपने लोटे का पानी उस आग पर फेंकता है, लेकिन राक्षस और जोर से हंसने लगता है। तांत्रिक जी, मुझे बचाइए। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और भभूत राक्षस पर फेंकता है। राक्षस गुस्से में तांत्रिक पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। आखिर में तांत्रिक एक मंत्र पढ़कर राक्षस पर जल छिड़कता है, जिससे अग्निदंड की आग बुझ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तांत्रिक उस अग्निदंड को गांव लेकर आता है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। तुम लोग खुशी क्यों मना रहे हो? तांत्रिक जी, अब तो गांव वालों को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई ना।
नहीं, जब तक ये अग्निदंड नहीं जलाया जाता मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसे अभी जला दीजिए ना। इस अग्निदंड को ऐसे नहीं जलाया जा सकता। इससे तमोव्रत की चिता की आग से ही जलाया जा सकता है। लेकिन उसकी चिता की आग तो बुझ गई, अब ये कैसे जलेगा? तमोव्रत का पुतला बनाकर उसका दोबारा अंतिम संस्कार करना होगा। उसी के साथ ये अग्निदंड जलाना होगा। शाम के 7 बज रहे थे। लाइब्रेरी में अकेले बैठी एक लड़की एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। विजयगढ़ में एक जंगल है। ये जंगल है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन फिर भी इसके अंदर वीरानगी छाई रहती है। इस जंगल में एक बहुत ही खास फूल है जिसका नाम रात की रानी है, और ये नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये रात में इस तरह चमकता है जैसे चांद इसके अंदर समा गया हो। लेकिन गांव के अशिक्षित लोग कहते हैं कि इस फूल में एक आत्मा वास करती है, और अगर कोई इंसान इस फूल को 3 बार सूंघ ले तो। इतना पढ़कर उसने अगला पन्ना पलटा। अरे यार, आगे की इंफॉर्मेशन तो मिटा दी गई है, लेकिन इसकी थ्योरी इंटरेस्टिंग है। उसने किताब बंद करके वापस शेल्फ पर रखी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। अगले दिन एक कार विजयगढ़ की ओर बढ़ रही थी और उसके अंदर सोनिया के साथ रोनित बैठा हुआ था। सोनिया, हम वहां जा तो रहे हैं, लेकिन यार तुम श्योर तो हो ना कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरे पास तो आधी इंफॉर्मेशन है, पूरी वहां चलकर पता चल जाएगी। शाम के 6 बजे वो विजयगढ़ के चौराहे पर पहुंचे, जहां एक रास्ता गांव की ओर जा रहा था और दूसरा जंगल की ओर। एक आदमी जो चौराहे पर ही बैठा था उनकी कार के पास आया। कौन हो तुम लोग? यहाँ किस लिए आए हो? रास्ता भटक गए हो क्या? जी नहीं, हम आए तो यही हैं, लेकिन जिस जगह हमें जाना है वहां जाने के लिए हमें इसी गांव के किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी। कहाँ जाना है आपको? रात की रानी। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान छलक आई और वो बोला, इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो, इस काम के 5000 तो लूंगा ही। हाँ ले लेना, लेकिन पहले हमें वहां पहुंचा दो। ये सुनकर वो आदमी भी उनकी कार में बैठ गया। गाड़ी जंगल की तरफ ले लीजिए, आगे का रास्ता मैं बताता रहूंगा। उस आदमी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी कार जंगल के बीचों बीच आ गई। सामने घनी झाड़ियां और बाग जैसा नजारा दिखाई देने लगा। उन्हीं के बीच कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो जो बाग के बीच चमक रहा है ना, वही रात की रानी का फूल है। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। ये कहकर रोनित ने उस आदमी को पैसे दे दिए और वो आदमी बोला, सुबह होने तक जिंदा बचे तो निकल जाना, क्योंकि सुबह सुबह सरपंच के आदमी यहां नजर मारने आते हैं। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। गांव वाला जाते जाते अपनी असलियत दिखा ही गया, बदतमीजी करके। ये कहकर रोनित और सोनिया कार से निकले और आगे बढ़ गए। कुछ कदम चलने के बाद वो उसके करीब पहुंच गए तो वहां उन्होंने देखा कि सच में एक फूल था और वो रात में इस तरह चमक रहा था जैसे वाकई उसमें चांद समा गया हो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। दोनों उसको गौर से देखने लगे। इसकी फोटो लो ना। रोनित ने मोबाइल निकाला और उसकी फोटो क्लिक की, लेकिन अरे ये कैसे हो सकता है? इसकी तो फोटो ही नहीं आ रही, व्हाइट व्हाइट आ रहा है। अरे तुम्हारा कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा। यार अगर ऐसा होता तो ब्लैक आता ना, लेकिन ये व्हाइट क्यों आ रहा है? छोड़ो, मैं क्या कह रही थी, हम इस पौधे को ही ले चलते हैं। हाँ, लेकिन इसका हम करेंगे क्या? अरे अपने घर के गार्डन में लगाएंगे ना। जो भी देखेगा वो हैरान हो जाएगा कि रात की रानी जैसा फूल हमारे टेरेस गार्डन में लगा है। सोनिया ने जैसे ही उस पौधे को उखाड़ा, वहां तूफानी हवाएं चलने लगी और दोनों वहां से वापस कार तक आए। यस, आई गॉट इट। अब घर चलते हैं। वो दोनों अपने घर पहुंच गए
सोनिया ने उस पौधे को एक गमले में लगा दिया और उसे टेरेस गार्डन में रख दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। इसकी खुशबू सूंघ कर देखती हूँ। देखते हैं 3 बार सूंघने पर क्या होता है। सोनिया अपने चेहरे को उस फूल के करीब ले गई और उसे सूंघने लगी। उसने 3 बार उस फूल को सूंघा तो उसे बहुत ही प्यारी महक आई। वाह, एकदम ऑसम फील हो रहा है। तुम भी इसकी खुशबू लो ना। नहीं, मैं ये करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ बॉय। ये दोनों ही अब अपने बेडरूम में पहुंचकर लाइट बंद करके लेट गए और इस तरफ उस फूल ने चमकना बंद कर दिया। यार क्या हो गया, मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही है? तभी उसने अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला महसूस किया। वो उठी और उसने लाइट ऑन की। फिर आईने में जाकर जब उसने खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसकी नाक से खून टपक रहा था। रोनित! रोनित, उठो! रोनित उसकी आवाज सुनकर उठ गया और वो भी चौंक पड़ा। ये तुम्हारी नाक से खून कैसे आ रहा है? तभी सोनिया की आंख और कानों से भी खून आने लगा। सोनिया, ये क्या हो रहा है तुम्हें? सोनिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और आवाज भी भयंकर निकल रही थी। वो रोनित की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, ना ही उसके काबू में आ रही थी। इसे इस हालत में कार तक भी नहीं लेकर जा सकता। एम्बुलेंस को बुलाता हूं। उसने एम्बुलेंस बुलाई और फिर सोनिया को हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया तो वो शांत होकर सो गई। डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? वो बस दिमागी तौर पर बीमार है। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल नहीं है वो? और जो उसकी आंख और नाक से खून आया है उसका क्या? इसका डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ बोलते कि तभी सोनिया की आंख खुल गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो भयानक अंदाज में हंसने लगी थी। अचानक से वो डॉक्टर पर झपटी और उसने डॉक्टर के कान को चबा डाला। डॉक्टर ने खुद को छुड़ाना चाहा तो उसका कान कटकर सोनिया के मुंह में रह गया। ओह माय गॉड, सोनिया! तभी सोनिया बहुत जोरों से चिल्लाई और वापस बेहोश हो गई। अब रोनित उसे वापस अपने घर ले आया। वो कुछ सोचता हुआ छत पर पहुंचा। उसने देखा कि टेरेस गार्डन में लगे हुए उस फूल ने चमकना बंद कर दिया था और वो मुरझा भी गया था। जब से इस फूल को सोनिया ने सूंघा है तभी से उसकी हालत ऐसी बिगड़ी है। मुझे जाकर पता करना होगा कि इस फूल की पूरी कहानी क्या है। रोनित अब विजयगढ़ पहुंचा। उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे रास्ता बताया था उस आदमी को एक पेड़ से बांधा हुआ था। बता, तूने किस इंसान को उस फूल का रास्ता बताया था, ये जानते हुए कि वो फूल कितना खतरनाक है? मैं उनको नहीं जानता, मैंने बस लालच में आकर ऐसा कर दिया था। तभी रोनित उनके करीब गया और बोला, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड ने उस फूल को चुराया था और वो अभी हमारे घर के टेरेस गार्डन में लगा हुआ है। उसकी बात सुनकर मुखिया सामने आया और बोला, तुम्हारी प्रेमिका अभी कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आई? इस पर रोनित ने उनको सब कुछ बता दिया और मुखिया भड़क उठा। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। वो फूल दिखने में खूबसूरत है लेकिन असल में वो मौत का देवता है। लेकिन ऐसा क्यों है? उस फूल के पीछे क्या कहानी है? आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, जो भी आप जानते हैं। 600 साल पहले उस जंगल में माधो सिंह का महल हुआ करता था।
उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी चित्रलेखा। चित्रलेखा को किसी भी इंसान से बात करना पसंद नहीं था। वो महल से दूर जंगल में उस फूल के पास ही बैठी उसे देखती रहती थी। कहा जाता है कि चित्रलेखा के सामने से हटते ही वो फूल मुरझा जाता था और चमकना बंद कर देता था, और उसके सामने आते ही खिल उठता था और जगमगा जाता था। उसके और चित्रलेखा के बीच क्या संबंध था, यह तो कोई नहीं पता लगा पाया। लेकिन माधव सिंह ने उसका विवाह अपने भाई के बेटे सूरसेन से करवा दिया। सूरसेन से शादी के बाद चित्रलेखा उसके करीब तक नहीं गई। वो रात में ही जंगल की तरफ निकल गई और फिर उसी फूल के पास बैठ गई। सूरसेन बहुत गुस्से में था। वो वहां पहुंचा और उसने, तुझे ये फूल और ये जंगल बहुत पसंद है ना? मैं आज यही तेरी समाधि बना दूंगा। ये कहकर उसने अपनी तलवार से चित्रलेखा के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। चित्रलेखा का खून करके वो तो चला गया। उसके बाद से ही ये फूल हमेशा खिला रहा और जगमगाता रहा, जिसका मतलब लोगों ने यह निकाला कि चित्रलेखा की आत्मा उस फूल के आसपास है। इसीलिए सभी ने वहां जाना छोड़ दिया। ओह माय गॉड, उस फूल ने अब चमकना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि चित्रलेखा की आत्मा उसके आसपास नहीं है, वो सोनिया के शरीर में है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं मेरी सोनिया को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद रोनित अपने घर पर पहुंच गया। उसने देखा कि सोनिया जमीन पर बैठी हुई मरी हुई बिल्ली का मांस खा रही थी, तो उसकी आंख नम हो गई। चित्रलेखा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे उस फूल को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से हमने उसे उखाड़ा था। मेरी सोनिया का शरीर छोड़ दो। यह सुनकर सोनिया ने उसकी तरफ देखा। मैं अब और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता सोनिया। उसने सोनिया को देखकर आंसू बहाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना सोनिया, मुझे ये करना पड़ेगा, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उसने सोनिया के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। और फिर उसे बाहर ले जाकर कार में डाला। फिर उसने छत पर जाकर वो फूल वाला गमला उठाया और उसे भी अपने कार में अपनी बराबर वाली सीट पर रखकर कार आगे बढ़ा दी। जंगल पहुंचकर उसने उसी जगह पर वो पौधा लगा दिया। उसने सोनिया को कार से बाहर निकाला और फिर उस फूल के पास उसे रखकर बोला, चित्रलेखा, सोनिया को माफ कर दो। तभी सोनिया के शरीर से चित्रलेखा की आत्मा निकली और वो सोनिया को खा जाने वाली लाल आंखों से घूरने लगी, लेकिन उसको सामने देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चित्रलेखा की आत्मा ने अपने हाथ के महज एक इशारे से बड़ा सा पत्थर हवा में उठाया और उसे ठीक सोनिया के सर के ऊपर ले गई। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। रुक जाओ चित्रलेखा। चित्रलेखा ने रोनित की तरफ देखा। रोनित उस फूल के पास हाथ में पत्थर लिए खड़ा था। चित्रलेखा, जितना प्यार तुम इस फूल से करती हो, उतना ही प्यार मैं भी सोनिया से करता हूँ। अगर तुम्हारे ही सामने मैं इस फूल को तोड़ दूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक उतना ही दुख मुझे होगा अगर तुमने मेरी सोनिया को मार दिया तो। ये कहकर उसने हाथ में पकड़ा पत्थर एक तरफ फेंक दिया। सोनिया को छोड़ दो, हम वादा करते हैं कि दोबारा तुम्हारे फूल के आसपास भी नहीं भटकेंगे, या फिर सोनिया को मारने से पहले मुझे मार दो। तभी चित्रलेखा ने भी वो पत्थर दूर कर दिया और फिर वो हवा बनकर उस फूल के अंदर समा गई। अब वो फूल फिर से खिल उठा और चमकने लगा। वो दोनों फिर वहां से निकल गए। कार में बैठी सोनिया बैक व्यू मिरर में उस फूल को देख रही थी, जो अब फिर से रात की रानी बन चुका था।